वालेकुम जैसा जी सलाम अलैकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए नहीं पहुंच जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे जैसा कोई गल नहीं करती कोई कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा नहीं गल मैं आ गया गल तो सुनो मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहे पे मैं खाली सलाम। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ मुजाहिर अली जोजा साहब जी जी मुजाहिर अली नकवी को लगाना जो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज तो फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। मुजाहिर अली अकबर नकवी ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। नाज़रीन ये जो आपने बातचीत सुनी, जब कुछ अर्सा पहले ये ऑडियो लीक्स आई तो उसके ऊपर हंगामा मच गया, क्योंकि ये रेफरेंस चौधरी परवेज़ लाई जो इस वक्त जेल में हैं उनके किसी दोस्त का या उनके किसी ऑफिस के वर्कर का नहीं था। ये रेफरेंस एक जस्टिस का था जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे बैठते हैं, जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब। उस वक्त ये कहा गया कि एक बड़ी घिनौनी कैंपेन है, जज साहब जो हैं वो बड़े अच्छे कद काठ के मालिक हैं, वो उनकी नीयत भी साफ़ है, उनका किरदार भी साफ़ है, उनको दागदार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, क्योंकि वो इमरान खान को इंसाफ फराहम करते हैं, क्योंकि वो बंदयाल साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये मामला रुक गया। फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त गई, दरख्वास्त के अंदर बहुत सारी मालूमात फराहम की गई। उसके अंदर बताया गया कि मज़ाहिर नकवी साहब के जो मामलात हैं वो इतने सादा नहीं हैं जितने के नज़र आते हैं। तो मज़ाहिर नकवी साहब बज़ाहिर तो दुरुस्त आपको नज़र आते हैं, लेकिन अंदर खाने रियल इस्टेट के मामलात हैं, कम पैसों पे घर लेते हैं, ज़्यादा पैसों पे बेचते हैं, उनके फाइनेंसर मौजूद हैं, उनके बच्चे मुबैना तौर पर उस वक्त हमें बताया गया केसेस लगवाते हैं, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा करते हैं, और एक बहुत बड़ा तूफ़ान उस दरख्वास्त के अंदर आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये मामला चला तो मुख्तलिफ हियरिंग्स के बाद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये फ़ैसला किया कि मज़ाहिर नकवी साहब को अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। ये किसी एक जज का मामला नहीं है, उस तमाम निज़ाम के उस प्लेटफॉर्म का मामला है जिसके ऊपर ये निज़ाम खड़ा है, यानी अदलिया का निज़ाम। क्या हमारे अंदर ऐसे जजेस मौजूद हैं जिस तरह के मज़ाहिर नकवी साहब अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के बाद प्रूव हो गए हैं, या ये कोई ऑड केस था? जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है तो क्या उनकी स्क्रूटनी नहीं होती? ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियों के और मौतों के फ़ैसले करने होते हैं, जो इज़्ज़तों को तबाह भी कर सकते हैं, जो इज़्ज़तों को बना भी सकते हैं, जो कारोबार को बंद भी करवा सकते हैं और कारोबार को चलवा भी सकते हैं। इनके हाथ में बड़ी ताकत है। लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब के केस के बाद तो ये साबित हुआ कि ये ताकत बहुत बुरे तरीके से गलत इस्तेमाल हुई है। हमारे पास मियाँ दाऊद साहब मौजूद हैं, वकील हैं हाई कोर्ट के, और उनकी पिटीशन के ऊपर ये कार्रवाई हुई। हमारे पास बड़ा एक अच्छा पैनल भी मौजूद है। अनिका निसार साहबा मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार एंकर एयर वाई न्यूज़, मुशर्रफ जैदी साहब तज्ज़ियाकार, आदिल शाहज़ेब तज्ज़ियाकार एंकर डॉन न्यूज़, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जिन्होंने अपने वीलॉग में क्या उसका टाइटल था जी आपने बताया था? इंसाफ के मंदिर में भगवान जी। इन्होंने पहली मरतबा इस केस की तफसीलात सामने लेके आया तो इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, मुझे याद है, और कहा गया कि देखें आपने पैसे लेके ये काम किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आज इनके मामलात हमें इंडोर्स होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले दाऊद साहब, आपके लिए आज का फैसला हैरान कुन तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब आपकी दरख्वास्त दोबारा पढ़ी तो उसके अंदर तो बहुत खौफनाक मालूमात हैं। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी मालूमात के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कन्विंस हुई कि मज़ाहिर नकवी साहब को फारिग किया जाए? बहुत शुक्रिया तला साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले शोकाज नोटिस के बाद जब दूसरा शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया तो उससे पहले उन्होंने जो शिकायत कुनंदगान थे उनको सुनवाई के लिए तलब किया, और उस शोकाज नोटिस दूसरे शोकाज नोटिस से पहले जब सुनवाई हुई तो मैंने
वहाँ पे कम से कम 40 से 50 मिनट तक वो तमाम दस्तावेजी सबूत फराहम किए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो मैंने अपनी कंप्लेंट्स के साथ लगाए हुए थे, और ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, कन्विंस किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि कम से कम 14 ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनके ऊपर तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दूसरे शोकाज नोटिस में 10 हमारे जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब से वजाहत तलब की, जिसमें जो मरकजी उनके ऊपर इल्ज़ाम था वो आमदन से ज़ायद असासाजात का था, और बिलखसूस उस जायदाद का था जो उन्होंने लाहौर कैंट के अंदर ब्लैकमेलिंग के जरिए, एक क्रिमिनली ऑर्गेनाइज्ड तरीके के जरिए एक मजबूर बेवा खातून को ट्रैप करने के बाद उससे औने पौने दामों खरीदी। और फिर ये भी एलिगेशन था कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है इसकी जो अदायगी की गई है वो ये समझ नहीं आ रही कि जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने कहाँ से की है, कैश से की है या अपने बैंक अकाउंट से की है, या कहाँ से इसको इनको अदायगी जो है वो की गई है। तो ये 10 ऐसे इल्ज़ामात थे जिनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब से जो है वो वजाहत तलब की थी। और जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब के ऊपर जो एलिगेशन था दूसरा, वो सबसे बड़ा इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का था। वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ऊपर भी जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब से वजाहत तलब की गई थी, जिसकी एक मिसाल, एक इल्ज़ाम के मैं आपको हवाला दे देता हूँ कि जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब के साहबजादों ने दयाल सिंह मैंशन लाहौर के अंदर, वो भी एक बड़ी महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर बड़े महंगे दामों पर किराए के ऊपर जो है वो दफातर और मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो होते हैं, वो भी जो मतरूका वक्फ अमलाक के सरकारी अफसरान से उनको दबाव डालकर एक गैर कानूनी तरीके से जो ज्यादा किराया बनता था लेकिन उसको कम किराए के ऊपर जो है। अच्छा ये तफसीलात आई एम श्योर, क्योंकि आप लोडेड हैं इन तमाम तफसीलात के साथ। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत सारे मटेरियल शेयर करने को है। अगर आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अपने पैनलिस्ट के पास वापस हूँ। अभी तक जो हमने बात की है उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे, बट स्टार्टिंग विद यू क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये इल्ज़ामात पहले गूंजते रहे, इनको रद्द किया गया ये कह के कि ट्रोलिंग हो रही है, फिर मज़ाहर नकवी साहब ने क्या इनको संजीदगी से नहीं लिया, या उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? इस्तीफ़ा भी एक ऑप्शन था, बाकी जजेस ने इसको एक्सरसाइज किया है, तो उन्होंने क्या समझ के इसको कंटेस्ट करने की कोशिश की? देखें तलत साहब, ये जो भी आपने ऑडियो सुनाई थी ना, ये गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफ़र का केस था, और वो बेंच जिसने ये फिर सो मोटो लिया इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला पेंडिंग था, उसके बाद जब नॉन अपनी लार्जर बेंच बना तो उमर अता बंदयाल साहब ने इनको बेंच में शामिल करके ये कहा कि हमने खामोश पैगाम दिया, अपने साथ बिठा के कहा हमने खामोश पैगाम दिया। उन्होंने बताया नहीं कि खामोश पैगाम किसको दिया, तो एक में से किसको दिया था पैगाम? अब ये नहीं पता, एस्टैब्लिशमेंट को दिया था ना पैगाम उस वक्त, जाहिर है, और किसको देना था? अच्छा, अब मसला ये है कि ये 4 माह तक जो है कंप्लेंट उमर अता बंदयाल साहब के पास पड़ी रही, क्योंकि काउंसिल का चेयरमैन चीफ जस्टिस होता है। इन्होंने वो नहीं भिजवाई किसी जज को राय के लिए। अब उसके बाद आप ये देखिए कि जो है फिर जब ये कंप्लेंट भिजवाई गई, जब वो रिटायर हो रहे थे, और फिर उसके बाद जब ओपिनियन आई, तो उस जैसे ही 18 सितंबर के बाद फिर इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई। सिर्फ यही नहीं, उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते उन्होंने एक कॉल की जैसे सरदार तारिक मसूद को, कि उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट आई मिसेज आमना मलिक के हवाले से, जो उनके FBI के अकाउंट्स के हवाले से थी कि कर्ज लिया, शो नहीं किया, या इस तरह की थी, विच वॉज बेसलेस। तो उस पर एक कॉल की जैसे सरदार तारिक मसूद को कि आप वो मुझे भिजवा दें और मैं ये मामला जो है ना इस पे इसको रफा दफा कर लें, क्योंकि आपका ये मामला है, मैं अब ये छोड़ देता हूँ, आप उसको छोड़ दें। उस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। व्हाट इज योर पॉइंट? आपका पॉइंट ये था कि ये एक बंदा नहीं है, इसका पूरा नेटवर्क था, उसको प्रोटेक्ट करने वाला। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद उमर इजाजुल एहसन साहब, जो इस एविडेंस के ऊपर जो आई है, अगर आप एविडेंस देखें अब इसमें जो गवाहियां हुई हैं वो हमने देखी हैं और सुनी हैं अपने ओपन ट्रायल के अंदर। इसमें देखें कि राजा सफदर साहब एक जो हैं वो लैंड प्रोवाइडर हैं, किसको? स्मार्ट सिटी को। और राजा सफदर को एक प्लॉट जो है वो 13 करोड़ में बेचा जाता है।
ये जो 100 सेंट जोन्स पार्क की प्रॉपर्टी है, ये जो इसकी सेल डीड बनी है उसमें 10 करोड़ 64 लाख रुपए हैं। उनको वो 13 करोड़ रुपए देते हैं। 5-5 करोड़ के 2 ट्रांसफर जो हैं थ्रू बैंक ड्राफ्ट, वो राजा सफदर की ईमा पे स्मार्ट सिटी इन फेवर ऑफ चौधरी शहबाज को करता है, और 3 करोड़ रुपए जज साहब कैश देते हैं। ये इसका चौधरी शहबाज जो बिस्मा वारसी जिसकी ये, मुझे लगता है मैं बनी गला के किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा हूं, अपने स्टूडियो में बैठा हूं, 3 करोड़ इधर से आए, 2 प्लॉट उधर गए, 5 करोड़ इधर हुआ, जज डूइंग इट। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो राजा सफदर और स्मार्ट सिटी वो वहां पेश हुए। उन्होंने कहा कितनी दफा आप मिले जज साहब? उन्होंने कहा 3 दफा मैं मिला हूं। राजा सफदर को किस मद में दिए आपने पैसे? हमारे पास उसका सबूत नहीं है। अच्छा, होल्ड ऑन, हम दोस्तों को नवाज जरा लेट्स गेट हेड अराउंड दिस। अभी 5,000 पाउंड की कहानी भी सुन लें। वो भी सुनेंगे। उनकी बेटी की जो तालीम के लिए जा रहे थे, तालीम के लिए दुबई में स्मार्ट सिटी के कहने के ऊपर 5,000 आस्क दाऊद ऑन दिस, 5,000 जो आई है। ये शॉकिंग है वैसे फ्रैंकली। ये कितने जावियों से शॉकिंग है, मैं अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ तलत, मैं इसको समेट नहीं सका हूँ। 5,000 पाउंड for a justice of the Supreme Court of the Islamic Republic of Pakistan, उनकी बेटी की तालीम के लिए 240 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है, मतलब 5,000, मतलब लेकिन वो एक केस है। अगर आप इसकी वैसी तफसील देखें तो जो करप्शन की दास्तान है वो उस मयार के मुताबिक है जिसकी आपको तलाश है। बहुत सारे प्लॉट्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर मयार की तलाश नहीं, मुझे ये भी तलाश तो जैदी साहब सिर्फ यही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी में 3,50,000 रुपए का कनाल का प्लॉट खुद लेते हैं और उसके साथ वाला अपनी बेगम के नाम पे भी लेते हैं। देखें, ये तो उसके लिए मेंबरशिप ली जाती है। सवाल ये बनता है तरह जो मुझे खटका है इसमें वो ये कि ये तो वो वाले जज हैं जो एक तरह से रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पंगा, रॉन्ग चीफ जस्टिस, रॉन्ग टाइम। तो ये पर्दा जो है, और ये एक नहीं, ये तो 10-15 पर्दे कम से कम जो है वो उठे हैं, तो फिर चीजें नजर आना शुरू हुई। और सिद्दीकी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अभी 4-5 और पर्दे हैं, तो ये जब बिल्कुल उठेगा, ये एक बंदा है। सुप्रीम कोर्ट पे 17 जजेस बैठे। मैं अभी आपको एक और शॉकिंग चीज जो है वो मैं और तो आदिल, हम तो रोजाना इन मामलात का डील करते हैं, खबरें भी हमारे पास आती हैं। जब ये ऑडियो लीक्स आई थी, इफ आई कुड टेक यू बैक, जिससे हमने आगाज किया, तो आपका ख्याल था कि आज के नतीजे पर मुंतज होगा? क्योंकि ऑडियो लीक्स की तारीख पाकिस्तान में अजीब गरीब किस्म की आती है, गायब हो जाती है। तला साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वाई ऑल ऑफ अस आर प्रिटेंडिंग कि ये कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है, कोई बहुत बड़ा। दिस इज द सोसाइटी। जब आप एक वकील करते हैं तो वो इस माइंडसेट से करते हैं कि ये जज के साथ डील करके मेरा फैसला करवा लेगा। ऐसा है कि नहीं है? ये अगर जुडिशरी का ये हाल है, मुझे करना पड़ा, तो मैं इस हिदायत को नहीं, ऑनेस्टली नहीं, ये है ना, देखे ना, ओवरऑल सोसाइटी में तो यही हो रहा है ना। ये सामने बैठे हुए हैं बड़े, सोसाइटी खराब है, इतनी खराब नहीं है। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे ना, जहां पे एक चीज जस्टिस निकलता है और डैम बना लेता है, ठीक है, उससे आज तक किसने पूछा है वो पैसे उसमें से कितने? लेकिन आदिल, ये करप्शन जो है ये पेटी भी है और मेगा भी है। इसके अंदर रियल एस्टेट इन्वॉल्व है, इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है, इसके अंदर काइंड इन्वॉल्व है, इसके अंदर मुकदमात इन्वॉल्व है, इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व है। नहीं, जब आपने ऑडियो टेप सुनी तो डिड यू थिंक कि ये आज का फैसला आ जाएगा उसके हवाले से, या यू थॉट कि यार ये ऑडियो टेप से चलते? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग तलत साहब थॉट के एक ऑडियो लीक है, थोड़ी देर प्रेशर करने के लिए लेकर आए हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगी, रफा दफा हो जाएगी। यहाँ कौन सा मुल्क के अंदर कुछ होता है? आज के फैसले से भी मुझे ये है कि इसके बाद अगर बोला गया है कि जी खत्म कर दिया जाए उनकी जो जॉब, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 10 जनवरी को जब उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद अब यहाँ तक मामला आया, इज दिस जस्ट सिंबॉलिक और आर वी गोइंग टू चेंज समथिंग ओवर हियर? क्या चीजें तब्दील होंगी या एज इज चलेंगी और किसी एक बंदे को साइड पे करके कि इस बंदे ने ये गड़बड़ की है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सामने लेकर रख जाएगा? एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। बिल्कुल ठीक इसलिए हुआ है क्योंकि बजाते खुद मैंने बहुत सारी चीजें विटनेस की हैं
कराची में जिस टाइम पर मैं हुआ करती थी, उस टाइम पर मैंने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार्स के हाथों पैसे जाते हुए देखे। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, रजिस्ट्रार्स एक बीच का बंदा बने होते हैं, मिडिल मैन बने होते हैं, और बाकायदा किधर जाएंगे पैसे? ऑब्वियसली जज की तरफ जाएंगे। काजी का एक बहुत बड़ा मनसब और रुतबा होता है, और काजी के रुतबे के तकाजे जो होते हैं वो जब पूरे नहीं होते तो सोसाइटी कोलैप्स करती है। पहले हम इंटरनेशनल रेटिंग्स के अंदर वो एंड के नंबरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो एंड के नंबर ऐसे नहीं हम लोगों ने अचीव किए, बड़ी मेहनत की है। अच्छा, वो क्वालिटी ऑफ जस्टिस के ऊपर हम आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पर्संस हैं जो ये जस्टिस डिस्पेंस करते हैं उनके ऊपर भी आई। बट यू हैड अनदर स्टोरी टू टेल। मैं मियां दाऊद के पास भी जाऊँ, जी बताएं। जब मैं ये कह रहा था कि इसमें एक जो कह रहे थे ना 100 के करीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सेमिनार के अंदर बताया कि इतनी शिकायतें 100 के करीब शिकायतें आई थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई थी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उनकी भी स्क्रूटनी शुरू हुई। हर्ष क्या ठीक नहीं है? आज उन्होंने बहुत सारी शिकायत को देखा, 6 शिकायत देखी उनको फारिग किया और एक जज को नोटिस दिया और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक और इससे मुराद ये नहीं है कि वॉल्यूम अगर ज्यादा तो सारी खराब है। नहीं, मैं तब देखे ना अभी तो ये तो बहुत सारी चीजें। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की आप औसत देखें तो उनके पास 6 शिकायतें थी, जिनमें से 5 उन्होंने कह दी कि इसके अंदर कोई वजन नहीं है, और एक के ऊपर उन्होंने नोटिस दे दिया। तो अगर 100 और हैं तो इसका मतलब है कि 20 जजों के बारे में हम ये शो करेंगे मुमकिन तौर पे। अच्छा, लेट मी गो टू मियां दाऊद साहब। और ये कोई वो सेशन जज वो नहीं है, ये हाई अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपनी पिटीशन, आपने अपनी दरखास्त के अंदर अपने आप को विसल ब्लोअर डिक्लेयर किया है, तो इस विसल का जो ब्लो है वो मज़ाहिर नकवी की तरफ ही क्यों गया, या कोई और जज साहिबान जो हैं आपके ख्याल में आएंगे इस जद में या नहीं? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ तो इस वजह से गया कि मैं खुद कोर्ट रिपोर्टिंग से वाबस्ता रहा हूँ और लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामला थे, बड़े अरसे से चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हुई थी। बस आप यूँ कह लें कि एक ऐसे माहौल का इंतज़ार था कि जिसमें ये यकीन हो सके कि ये शिकायत जो है वो लाजमी तौर के ऊपर टेकअप की जाएगी, क्योंकि जैसा मेरी बहन अनीका निसार साहबा तासुर फरमा रही थी, ये बिल्कुल ऐसा ही माजी के अंदर तासुर रहा कि अगर कोई शिकायत दायर करता था तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको दबा देती थी। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उमर अता बंदयाल साहब का जैसे हवाला दिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने कि वो डील करने लग पड़े सरदार तारक मसूद के साथ कि आप इनको दे दें। तो इस वजह से वो माहौल ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें की जा सके। दूसरी बात ये मैं एक कमेंट कर दूं कि जैसे अनीका निसार साहब फरमा रही थी कि सिर्फ मुज़ाहिर नकवी साहब भी के अलावा अब आगे क्या होगा, तो मेरी बहन गुजारिश ये है कि हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो पहली मरतबा एक ऐसे जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर देख रहा है जो माजी में इस कौम ने कभी नहीं देखा। काजी फायजी साहब एक जुर्रतमंद, एक दिलेर, एक ईमानदार, एक मजबूत असाब के मालिक जज हैं और उन्होंने अपने 5 माह की परफॉर्मेंस के दौरान उन मुकदमात को हाथ डाला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं लिए। सो हम ये तवक्को करते हैं और हम सबको मिलकर इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब एक मरतबा अपने अदारे का मुकम्मल तौर के ऊपर एहतसाब कर दें। जो भी जज साहबान मुलव्वस हैं, उनके आमदन से ज्यादा असासाजात हैं, उन्होंने अपने घर के साथ 2-2, 3-3 प्लॉट फोर्स्ड परचेज किए हुए हैं, उनकी तहकीकात करें। अच्छा, दाऊद साहब अगर मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ पाऊँ, उसको पैलेस के पास वापस आऊंगा, वो ये कि अगर इतनी तफसील के साथ, और दोबारा से मैंने जो आपकी दरख्वास्त पढ़ी है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद है, अगर इतनी तफसील के साथ आपकी दरख्वास्त ना जाती और पीपल लाइक क़य्यूम सिद्दीकी अगर वीलॉग्स के अंदर मुसलसल इसको हैमर ना करते, तो जिस खुद एहतसाबी का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो हो पाती है आपके ख्याल में? यूं कि ये इशू हो गया हाईलाइट, इसको मीडिया ने कर लिया कैप्चर, इसके ऊपर फिर आप भी लग गए और दूसरे लोग भी लग गए। अगर ये ना होता तो क्या इदारे के अंदर अपना इतना तड़ मौजूद है कि खुद अपने ब्रदर जजेस को टेक ऑन कर सके? तलत भाई, मैं मीडिया के प्रेशर को तो बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता कि मीडिया के प्रेशर की वजह से इसका कोई फैसला हुआ या उसकी वजह से हुआ। मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को देता हूं। प्रेशर की बात है, मैं हाईलाइट करने की बात कर रहा हूं, मैं हाईलाइट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सबको अपने इदारों के अंदर पता है कि कौन कितने पानी में खड़ा है, लेकिन जब बाहर से शिकायत आती है उसको ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। अब ये देखें ना तलत भाई, प्रॉब्लम यहां पर आती है, ये शिकायत 1 साल पहले आई थी,
9 महीने एक चीफ जस्टिस रहे और इसके ऊपर कुछ प्रोसीड नहीं किया, तो इट शोज कि हाँ होता क्या है कि भी फिर अपने कौन से केसेस हैं जिनके अंदर आपके पास शिकायत पड़ी हुई है, तो ये एक ब्लैकमेलिंग टूल भी है। इसलिए जो है ना यहाँ पे अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो है एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट और इदारा बना के जो है वो रखा गया। सो मेरा ख्याल है कि चीजें आगे की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर शख्सियात पर हमने डिपेंड किया हुआ है तो ये चीफ जस्टिस फिर तब्दील हो जाएंगे, फिर एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, क्या निज़ाम दोबारा उस तरफ जाएगा? ये भी देखना चाहते हैं कि जज साहिबान को जो अपॉइंट किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर से एक काली भेड़ निकाली और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को कहा कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं और सदर को रिकमेंड किया कि इनको फारिग किया जाए। ज़रा आपकी तरफ हम मुशर्रफ साहब, स्केल के ऊपर हम दोबारा जा सकते हैं, लेकिन अगला सवाल बड़ा अहम है कि ये अगर साबित होता है, इनमें से 1, 2, 3 या 4 चार्जेस साबित होते हैं, तो फिर क्या होगा? इज़ इट इनफ कि आपने उनको हटा दिया? क्योंकि ये कोई जुडिशियल मिसकंडक्ट वैसे नहीं है, फैसलों के अंदर नहीं है, इसके पीछे पूरी करप्शन की दास्तान है, ट्रेल ऑफ करप्शन है। देखिए, सबसे मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला शायद ये कि ये जो सब कुछ हो रहा था इसके साथ साथ उनके क्या क्या फैसले थे। तो अगर कोई इसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और काजी फायज ईसा ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनको इन चीज़ों का मतलब उनके इंटरनेशनल केसेस, आर्बिट्रेशन, जो बहुत ही डिटेल्ड तकनीकी मामलात हैं लॉ और जस्टिस के हवाले से, उनको वो भी समझते हैं, बहुत सारे उनके ब्रदर जजेस भी समझते हैं। तो उसमें ये देखना होगा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उनसे डेट्स मिला के और जितने केसेस पे ये फैसला दे रहे थे ये वाले जस्टिस साहब, लंबी जोड़ी फहरिस्त है उन कॉर्पोरेट सेक्टर की और तंजीमों की जिनके केसेस मुबैना तौर पे इनके बेटे लगवाया करते थे, तो वो बड़ा लंबा है, प्राइवेट सेक्टर है बहुत सारा। राइट। सो ये डेफिनेटली मतलब बात सिर्फ इतनी ही हो सकती कि आपने गलत काम किया और बहुत बुरी बात है और आइंदा मतलब अब आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जज नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो इसमें जो गंद मचने वाला है और जो ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है, आप सबको भी नज़र आ रहा होगा, वो जो ट्रोलिंग वाली जो सोर्स है वहाँ पे, क्योंकि ये वाले जो जज हैं इनको एक लेट्स कॉल देम टीम रेड, ठीक, तो ये क्योंकि टीम रेड का हिस्सा हैं, ओपनिंग बैट्समैन नहीं तो 2 डाउन 3 डाउन तो खेलते रहे उस टीम के लिए। लोगों की नज़र में, मैं मतलब एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन लोग खुद उनको ओन करते हैं, टीम रेड उनको बहुत जारयाना तरीके से ओन करती है। तो वो कहेंगे कि देखिए टीम ब्लू के भी कुछ जजेस हैं तो उनके बारे में भी कुछ होना चाहिए। तो जब ये चीज आगे चलेगी और उसका तो प्रोसेस है ना, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले आए, आप शिकायत कर दें। इसका फिर टेस्ट ये होगा कि क्या कम से कम अगर एक नहीं तवाज़ुन करने के लिए तो अब जज अगर 2 टीम रेड के गिर रहे हैं तो एक आध है वो टीम ब्लू का भी गिरना चाहिए। मैं मॉरल नहीं, अगर मेयार ये होगा तो फिर ना ही करें। नहीं मेयार नहीं, सॉरी, ये मेयार की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या फेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इस तरह के माहौल में कि कोई भी हक की और इंसाफ की बात हो और मनोरंजन मान ली जाए और उसका ऑपोजिट ये ना हो कि व्हाट अबाउट दिस गाय। तो अभी क्या किया जाए ताकि इस किस्म के मामलात के अंदर इस केस को ना उलझा दिया जाए? जो केस स्टडी अभी क्या किया जाए, तफसीलात सामने लाई जाए। आई एम श्योर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आगे क्या होगा, फैसले की तफसील सामने क्या आएगी? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ जो है वो उन्होंने अपनी एक पैराग्राफ दिया और जाहिर है क्यों सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस नतीजे के ऊपर पहुंची है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई भी है और एविडेंस और उसकी, क्योंकि बंद कमरे में होती है एसजेसी की मीटिंग, लेकिन ये मीटिंग जो है ये कार्रवाई खुद मुज़ाहिर नकवी साहब के कहने के ऊपर ओपन हुई, ठीक है। और अब जब ये सब कुछ ओपन हुई है तो हमारी आंखें जरूर देखना चाहिए कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैसे इस नतीजे पर पहुंची। तो आदिल हाई बार सेट कर दिया, अब उसको उस बार को मेंटेन भी करना, जस्टिफाई भी करना, बार को मेंटेन भी करना, जस्टिफाई भी करना। लेकिन तलत साहब इसमें एक सवाल देखिए, मैं उस वक्त जो कह रहा था ना, जो सिर्फ वकला नहीं, फिर रजिस्ट्रार की बात आई और ये सारी ये केसेस लगना, और देखें ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और उसूल क्या है कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, इसी पे ये सारा मामला चल रहा है। तो सिर्फ इसको इंडिविजुअली इस केस को ना देखें। जब आप जाते हैं जजेस की सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक टेस्ट केस है, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं?
पॉलिटिकल पार्टीज उसमें आ जाती हैं, उसके अपने स्टेक्स होते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान के अपने स्टेक्स होते हैं। इंटेलिजेंस की स्क्रूटनी होती है, इनकी स्कैनिंग होती है। नहीं, इनकी मुजाहिर नकवी साहब की सुन लीजिए। अब इनके खिलाफ एक और भी पहले आसिफ खोसा साहब की जजमेंट के बाद कि कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर की इन्होंने जुरिसडिक्शन इस्तेमाल की, इनके खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस था। फिर ये हुआ कि ये अब जैसे शौकत सिद्दीकी मेरा ख्याल शायद आप ही के प्रोग्राम के अंदर वो कह के गए हैं कि जनरल फैज़ की दरख्वास्त के ऊपर साकिब निसार और आसिफ खोसा साहब से कहा गया कि जनाब ये इसके ऊपर शफकत का हाथ रखें, जिसके बाद ये रिमूव हुई। अब मसला ये है फिर उसके बाद ये एलिवेट होते हैं कब, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला ये ख़त्म कर देते हैं वो अदालत। अब उसके अदालत उसका भी पढ़िए, एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब ये है और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि लॉन्ग मार्च का फैसला जब हुआ, ये 3 जज थे, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिली अकबर नकवी, टीम रेड। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पहुंच गए हैं। उन्होंने आईजी को कहा तुम जाओ जाके जलसे के इंतजामात करो। मैं ये कह रहा हूं कि ये ना सिर्फ ये और फिर उसके साथ जो पॉलिटिकल क्लाउड के अंदर है, अब आप देख लें तो ये बड़े डेंजरस चीज है। वेरी क्विकली ये देखें ना, ये जनरल फैज की बात की जो नाम हम ले सकते हैं, एटलीस्ट कौन सा नाम नहीं ले सकते बताएं? नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो लिया है इन्होंने। क्या इस केस में नाम ले, खुल के नाम क्या उस कोई मसला नहीं, आपको पता है वो हम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि हम नाम ले सकते हैं, नाम लेना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है नाम लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ नाम लेने से बात नहीं बनती मेरे ख्याल है, क्योंकि वो माहौल इतना खराब हुआ था तो हम नाम लेने पे अपने आप को इतनी शाबाशी देते हैं कि हम बहुत दिलेर हैं। असल बात ये कि अगर मज़ाहिर अली नकवी का ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये सब कुछ खोलेगी और इसके ताने बाने जाके मिलते हैं कि इनके ऊपर ये शफकत के हाथ और इनकी जो प्रमोशन हुई है ये इस बेसिस पे हुई है, तो देन ये सवाल कौन पूछेगा कि आगे इनके पीछे ये जो जर्नैल थे इनके पीछे इन्होंने क्यों ऐसा किया इस मुल्क के साथ। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं अब ये उस वक्त, और लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है उस जज बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद 2022 में थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर 2022 इसके ऊपर वापस आइएगा कि ये सब मामला जो है ना ये फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है, ये मॉरल करप्शन का नहीं है, ये सारा पॉलिटिकल निज़ाम इसके तहत चल रहा था। तो डू यू सेंस कि जब वो पॉलिटिकल निज़ाम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर ये केसेस खुलने ही थे, ये सवाल उठाया जाएगा। अगर वो निज़ाम चलता रहता तो ये ना होता आज इनके साथ। वैसे मैं व्हाट अबाउटिज्म के काफी खिलाफ हूँ कि यहाँ इस बंदे ने गाड़ी खड़ी की हुई है तो मेरी गाड़ी को आप क्यों चेक कर रहे हैं, पहले जाके उसको पार्किंग टिकट दें। लेकिन व्हाट मुशर्रफ हैज सेड राइट नाउ, ये टीम रेड और टीम ब्लू वाले एक कच्चे चिट्ठे खुल ही जाएं एक बारी। आई थिंक दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज वेल कि अगर तो टीम रेड वाले साइड वाले लोगों की असलियत सामने आ रही है तो टीम ब्लू की भी आ जाए। अगर उनकी कोई असलियत है तो I would actually look forward to देखें, एक प्रेसिडेंट मौजूद है जस्टिस मंसूर अली शाह, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो सारे वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर कर दिए। जस्टिस और उन्होंने अपनी अहलिया के एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, बाकी क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक और सवाल, Why it is not mandatory for every judge जो है ना कि जब भी वो एलिवेट होगा और हर साल ताकि मैं और आप जो है वो देख तो सकें। मियां दाऊद साहब फरमा रहे थे कि काजी फायज ईसा साहब आए हुए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और वो सारी चीजें साफ कर देंगे। दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हमारे पूरे सिस्टम को, एक इंस्टीट्यूशन को जो कि एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान के जस्टिस के निज़ाम में, पाकिस्तान की अब पॉलिटिक्स के पार्लियामेंट के मामलात के पार्लिमानी सिस्टम के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, वो सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर खड़ा है। क्या उसका एक ही सतून है? अगर वो सतून चेंज हो गया, दूसरा सतून हो गया जो आगे आए या जो पीछे गए, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। और ये ना भूलें कि इनके बाद किसने आना था। आना था। ये तो मतलब एक्सीडेंट है ना, वरना उसी का मतलब आप इसी तरीके से एक शख्सियत के अराउंड घूमते रहेंगे और आप एक मिल गया तो शुक्र अदा करें, आप क्यों ना शुक्र कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, मैं शुक्र अदा करना ज्यादा चाहूंगी, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं। ये कोई एक आदमी की, ये बड़ी दुरुस्त आपने बात की है, एक केस नहीं है। अगर इस केस को, जो हमने बार की बात की थी, अगर हमने बार बना दिया है तो उस बार को फिर आपको मेंटेन भी करना होगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दाऊद साहब के पास वापस जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या उनके ख्याल में और केसेस भी हैं या नहीं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जस्टिस के निज़ाम में से जब सड़ान आने लग जाए तो फिर
परेशानी होनी चाहिए, लेकिन साथ खुशी ये भी होनी चाहिए कि सड़ान का इस निज़ाम ने खुद ही इलाज किया है। एक जज पकड़ा गया है मिसकंडक्ट के ऊपर, इल्ज़ामात उसके ख़िलाफ़ बहुत संजीदा हैं। दाऊद साहब, अगर आप मुझे मुख्तसरन बयान कर पाएँ, आपके ख्याल में इस किस्म के और केसेस कितने मुमकिन तौर पर हो सकते हैं या आपके रडार पर हैं? नहीं, मेरे रडार के ऊपर ना कोई है और ना मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि और कितने जो हैं वो जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस या शिकायत। दाऊद साहब, ऐसे मैं एक बात कहूँ, जो मैंने आपकी दरखास्त पढ़ी ना, उसमें जो मालूमात है ना, मुझे बिल्कुल X2 लगे हैं। इब्न सफ़ी के नावल का किरदार, आपके पास इतनी तफसील है, आपको ये भी पता है कि किसने किधर से कॉल किया, किसके पास कितने पाउंड्स गए, तो आई वाज थिंकिंग कि आपके पास और केसेस भी होंगे। मैं आपकी इतनी तफसील का जवाब ये दे दूं कि 2012 से 2013 से मैंने बिस्मा वारसी का मुकदमे की कॉपी तलत साहब अपने सीने से लगा कर रखी हुई थी। मैंने एक दफा नेशन के अंदर स्टोरी फाइल करने की कोशिश की थी, मेरी स्टोरी वो उस वक्त पब्लिश नहीं की गई थी। तो बिस्मा के केस का बैकग्राउंड बता दें लोगों का, रेफरेंस जो है उनको बता दें जी। तलत साहब, अदालतों के जो दरो दीवार है ना जी, उनके अंदर ये सारी कहानियां, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो जो विजिलेंट बंदे हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी कहीं से भी थोड़े से भी शऊर रखने वाला बंदा जो है वो वहां तक रसाई हासिल कर सकता है। मैं आपकी इजाजत से वक्त का मलहूज़े खातर रखते हुए अनीका साहबा की अपनी छोटी बहन की बात का जवाब कर दूं। ये बात दुरुस्त है, आप जिस बात की निशानदेही कर रही हैं कि अगर काजी फायज़ी साहब पहली दफा आए हैं, ये अफसोसनाक कह लें, ये खुशकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में काजी फायज़ी साहब जैसा चीफ जस्टिस पहली मरतबा बना, इससे पहला कोई नहीं था। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो बुनियाद और जो मेयार, जो तरीक़ाकार, जो जुर्रत काजी फायज़ी साहब सेट करके जा रहे हैं, उनके बाद आने वाले जो जज हैं, चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस, मुमकिन चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो भी इससे आगे चलेंगे, तब ही हमारा निज़ाम अदल जो है वो बेहतर होगा। अगर सिर्फ हमारा निज़ाम अदल बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान के 80% मसाइल जो है वो हल हो जाए। चले वापस आते हैं। दैट मीन्स कि इसी केस के ऊपर हमने मयार मुकर्रर करना है। यू गो फर्स्ट। इस मयार को पाकिस्तान भर में फैलाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या हम करें? मज़ीद पर्दे चाक करें जिस तरह आप फरमा रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जिनके बारे में शिकायत, उनको पता है कि उनके कबर्ड में स्केलेटन्स हैं, वो फिर खुद ही रिजाइन कर दें? समथिंग हैज़ टू हैपन ना, एक केस तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन समथिंग, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं बिल्कुल नाउमीदी का इजहार करूंगा। और आपको पता है मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, बल्कि मेरा ख्याल था आप अक्सर ऐसा करते हैं। नहीं, मैं ऑनेस्टली एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं बहुत पुरुमीद पाकिस्तानी हूँ। पुरुमीद पाकिस्तानी ये क्यों कह रहा है? लेट मी आस्क यू दिस। क्योंकि मसला सिर्फ यहाँ जुडिशरी का नहीं है और जजेस का नहीं है, ठीक, सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। कई जो कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में जो आते हैं जज, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, सेशंस में होते हैं। देयर इज़ नो, यानी कि किसी एक इदारे में मुकम्मल तौर पे सफाई होते मैं देखता हूँ या नहीं। ख़ास तौर पे अगर दाऊद जैसे बाशऊर और नॉलेजेबल लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह जो है वो चीफ जस्टिस है, वही जो अनीका का पॉइंट था, तो एक तो वहाँ पे थोड़ी नाउमीदी आती है। दूसरा, क्या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन और मिलिट्री दोनों ब्यूरोक्रेसीज, वहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये होगा? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि जब अकाउंटेबिलिटी का मजाक बनाया गया और फवाद हसन फवाद और अहद चीमा जैसे लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, एक एक 2-2 साल जेल काटनी पड़ी, तो उसके बाद का आप वो देखिए कि उसके बाद कोई क्लीन अप नहीं हुआ। सिर्फ जो है एक खुमियाजा इस तरह भुगता गया कि उनको एक तरह से एक केयर टेकर मिनिस्टर थे, अब फिर से वो एक और मिनिस्टर होंगे, लेकिन देयर इज नो एक्चुअल सिस्टम में कोई जाके ये नहीं पूछ रहा इसको हम ठीक कैसे करें। और फिर तीसरा जो बड़ा सवाल कि इस वक्त जो मुल्क का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन जेल में है, और इससे पहले सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन था वो, उसकी बेटी, उसका भाई और उसकी आधी पार्टी, उसकी काबीना जो है जेल में थी। तो ये
ये 3-4 मतलब विंडोज हैं जहां पे एक विंडो में भी मैं ये पुरमीदी का इजहार नहीं कर सकता। मैं तलत साहब ये कहूँगा, पहले तो ज़रा काजी फायज ईसा पे अगर बात कर लेना, अभी तक उनका जो टेन्योर रहा है ना, मैं उनको अभी तो ये मज़ाहिर नकवी वाला भी मामला आ गया, 3 फैसलों की वजह से अभी तक उनको जानूंगा। एक जनरल मुशर्रफ का फैसला जो बरकरार रखा, फिर भुट्टो साहब का तारीख दुरुस्त हुई है आफ्टर 44 ईयर्स, ही डिडंट हैव टू डू इट। अभी हम उधर भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से, फिर ये मज़ाहिर नकवी वाला जो है वो फैसला आ गया। लेकिन सवाल ये है, लाइव कर देना, एग्जैक्टली लाइव कर देना। दूसरा देखिए, यहाँ सवाल ये पैदा होता है ना कि व्हाई डज इट टेक रेफरेंस के मज़ाहिर नकवी जैसे लोग जिससे एक्सपोज होते हैं, हमारा सिस्टम कहाँ है? अगर मैं और आप हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं एफबीआर में, तो जजेस क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो सिस्टम में क्या कोई ऐसा वो है कि वो उनको पॉइंट आउट करे कि आपका चेंज किए थे, बाद में चेंज किए थे, तो वो फ्लैग हो जाना चाहिए ना, फ्लैग हो जाना चाहिए ना। और इसका एक जो ओवरऑल, मेरे ख्याल में, मैं कल भी एक प्रोग्राम में बात की थी, मेरे ख्याल में अगर हमने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है ना, जो करप्शन इंडेक्स में अभी हम 133 नंबर पे बैठे हुए हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस। ठीक है, अपना सहाफी क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते अपने एसेट्स? तो हमें कितने प्लॉट किस सोसाइटी से मिले हुए हैं, व्हाई कांट वी डू इट? हम सब ने किए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल डिक्लेयर होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। हम जजेस पर अगर तनकीद कर रहे हैं तो अपने हमें स्टार्ट लेना चाहिए। हमारे अंदर कितने माफियाज बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन मीडिया में प्रोग्राम करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। गो एट योर टेक ऑन दिस कि ये अब इसको सस्टेन कैसे करवाया जाए। मुझे वैसे तलत साहब बड़ा अफसोस है इस पूरे डिस्कशन के बाद कि हमारी एक्सपेक्टेशन का बार इतना लो है कि अगर कोई शख्स आकर बाकायदा तौर पर अपना काम कर रहा है, काजी फायज ईसा साहब, तो हम तालियां बजा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। हम लोगों को ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हर चीफ जस्टिस ने आना है, हर चीफ जस्टिस ने अपना काम करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, किसी के बेटे का बाद में केस नहीं चलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा मेरा बेटा इज इंडिपेंडेंट, मेरे साथ तो वो कोई बिजनेस नहीं करता, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? सो हमारी तो एक तो एक्सपेक्टेशन एज पाकिस्तानी इतनी लो हो चुकी है कि कोई अपना काम भी करता है तो हम तालियां बजाते हैं। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस की बात नहीं है, ये हर शोबे के अंदर बात है। कोई शख्स अपना काम करता है, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो जो लाहौर के अंदर अपना काम करे, या कोई भी हो। सो दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। नंबर 1, करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशन का बार हाई करें, और अपनी एक्सपेक्टेशन का बार हाई करने के लिए हमें अपने मॉरल्स का बार हाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक शोबे की बात नहीं कर रही, मैं एज ए नेशन बात कर रही हूं। जब आप अपना एज ए नेशन बार इतना लो कर लेते हैं कि आप छोटी छोटी चीज के अंदर भी हेरा फेरी करें, तो फिर आप बाकियों से भी यही अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं। छोटी मोटी चीज हमने पाकिस्तान की नीचे नहीं किया, बाहर नीचे नहीं किया जी, कि जिसमें इस तरह से ओपन ट्रायल हुआ है किसी जज का, ठीक है। बार की बात करो, देखिए हमने बार नीचे नहीं किया। पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं, जब मुमताज कादरी उठ के सिटिंग गवर्नर को मार देता है, ही वाज सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग हिम ना, तो फिर हम ऐसे ऑफिसर को क्यों ना अप्रिशिएट करें? इससे पहले लोगों ने जो कंडक्ट हमारे सामने है, डैम बनाते रहे हैं वहां पर, अगर 44 साल बाद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किए हैं तो उन पाथ ब्रेकिंग कामों को आपको इंडोर्स करना होगा ताकि यही मयार मुकर्रर रहे। सो हम फिर इसके ऊपर कंक्लूड करते हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ तलत साहब, सिर्फ बात यह है कि सिर्फ यहीं पे नहीं कि बरतरफ हो गए। बात यह है कि अगर ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है और करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे बने हैं, तो नैब में मेरे खिलाफ केस जाता है, तो आपके खिलाफ क्यों नहीं जा सकता? बेशक आप जज हैं। अब तो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी है कि अगर इल्ज़ाम लगे तो पीयर्स जो है, जो SJC है, वो अगर उसको कहती है कि हाँ ये मिसकंडक्ट है, तो फिर उसके बाद जो मुझ पे कानून लागू होता है वो जज साहब फॉलो अप होना चाहिए इसकी बाकायदा तहकीक के साथ। लेकिन दिन बड़ा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, और एग्जाम्पल बहुत बड़ी है कि एक जज साहब जो है, ही वाज फाउंड विद हिज हैंड्स इन द टेल। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।